हेलो फ्रेंड्स, माइंडस्केप इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसंत जोशी। इस बार हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो खुद ही यूपीएससी को क्रैक कर चुके हैं और वो इस मिशन पर निकले हैं कि देश को नया भविष्य दे। आने वाले समय में हमारा देश किन हालातों से गुजरेगा या जो इस भी स्थितियां हमारे देश में आ सकती हैं, उसके लिए वो नई पौध तैयार कर रहे हैं ताकि नए ब्यूरोक्रेट्स आज के नई सोच के हिसाब से देश को संभाल सकें। दोस्तों, किस युवा का सपना नहीं होता है कि वो यूपीएससी क्रैक करे। हर साल लाखों युवा इसके लिए कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही युवा इसमें कामयाब हो पाते हैं। और दोस्तों, आपको खुशी इस बात की होगी कि आज हमारे साथ में गेस्ट के रूप में है गौरव शुक्ला जी, जो कैपिटल आईएएस के फाउंडर हैं और देश को एक नई पौध दे रहे हैं, नए युवा दे रहे हैं आईएएस, पीसीएस, आईपीएस के रूप में। अब तक हजारों युवा उनके क्लास से निकल चुके हैं और बहुत सफल तरीके से अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। गौरव जी, माइंडस्केप इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद बसंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि हमारे बहुत सारा दर्शक वर्ग ऐसा है युवा जो आपसे काफी प्रभावित है। बसंत जी, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के जिले शाहजहांपुर में हुआ था। तो शुरुआती पढ़ाई वहीं जलालाबाद में काकोरी से इंटर कॉलेज है, वहाँ से यूपी बोर्ड से मैंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। हालांकि क्योंकि मेरे फादर स्वयं एक शिक्षक थे, मैथमेटिक्स के लेक्चरर थे, खूब डांट के पढ़ाते थे, तो 10th में और 12th में भी यूपी बोर्ड में अच्छी रैंक आई मेरी। उसके बाद जैसा उस समय था कि आईआईटी का बहुत नाम था कि आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए, तो मैं लखनऊ आ गया। मैंने यहाँ 1 साल आईआईटी के लिए तैयारी की। यहीं एक ट्राईबैक कोचिंग होती थी, बहुत अच्छे टीचर्स थे हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, बहुत सीखा मैंने उनसे। उसके बाद मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में, उसमें आईटी बीएचयू होता था, वो आईटी वाराणसी हो गया है, वहाँ से बीटेक की डिग्री कंप्लीट की। तो ये तो मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, बस पढ़ाई इतनी की हुई है। इसके बाद जो कैंपस प्लेसमेंट था, तो इन्फोसिस में जॉब लगी, इन्फोसिस गया, उसके बाद बीपीसीएल गया, इवेलुसर में जॉब की। उसके बाद फाइनली क्योंकि मन में एक इच्छा थी, बचपन से अपनी सोसाइटी में देखा था कि आईएएस कुछ अजीब सा होता है तो एक आईएएस बनने की ललक थी। तो मन में सपना था कि हमें भी यूपीएससी देना है। हालांकि क्लास 12 तक बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो देखिए, डिस्पाइट ऑफ कि माय फादर वाज ए टीचर, तो आई वाज फ्रॉम ए फैमिली विच हैज एजुकेशनल बैकग्राउंड, लेकिन फिर भी यूपीएससी के बारे में कोई बहुत फंडामेंटल जानकारी थी नहीं। तो आप सोचिए उन बच्चों का जिनके पेरेंट्स उतने एडुकेटेड नहीं हैं, शिक्षा उतनी ज़्यादा नहीं है, वो बच्चे कैसे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं शहरी क्षेत्रों में और फिर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो मन था कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो जॉब वॉब छोड़ी और उस समय एक आईआईटी का इंस्टीट्यूट होता था फिटजी, वहाँ केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू की। अच्छा लगने लगा पढ़ाना, लेकिन साथ ही साथ तैयारी करते रहे। तो पहला अटैम्प्ट दिया, इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ, फिर दिया, नहीं हुआ, तीसरे अटैम्प्ट में फाइनली 288 रैंक आई और मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस अलॉट हुई। जब आपने तैयारियां की, कितनी परेशानियों का सामना आपने किया और अपने आप को किस हिसाब से ढाला पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए? देखो, ये तैयारी कोई भी व्यक्ति, ठीक है, उस समय करता है जब उसकी एज अराउंड 22-23 साल होती है। हालांकि मिनिमम एज 21 साल है, लेकिन जो हम ग्रामीण अंचल से लोग आते हैं, हमारे जैसे लोग, अब 22-23 साल की आपकी उम्र है, कैरियर बनाने का दबाव है। आप इंजीनियरिंग करके आए हो तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है आप नौकरी करिए। कब तक घर वाले आपको, कब तक फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे? तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करना, कि भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आपको फीस देनी है, दिल्ली में रूम लेके रहना है, खुद को मेंटेन करना है, खाना पीना खाना है। तो फाइनेंशियली जो एक सिक्योरिटी है वो बहुत जरूरी है। तो शायद इसीलिए मैंने नौकरी की। मुझे लगा कि ठीक है, मैं फाइनेंशियली सिक्योर रहूंगा तो एक मेंटल पीस रहेगी कि ठीक है, कोचिंग में फीस देनी है तो बार बार घर पे नहीं मांगना पड़ेगा, या अदरवाइज जो भी था। ऐसा नहीं था घर वाले पैसे नहीं देते थे, लेकिन ठीक है, एक था कि इंजीनियरिंग कर लिए, खुद मुझे अर्न करना चाहिए। तो बच्चों के सामने जो पहली समस्या आती है
पेरेंट्स बच्चों को भेज देते हैं, उन्हें लगता है 1 साल में 1.5 साल में सिलेक्शन हो जाएगा, उतना बजट तैयार करके रखते हैं। लेकिन कई बार एग्जाम का प्रोसेस ऐसा है कि आपको 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट लग सकते हैं, और एक साइकिल यूपीएससी की आप मान के चलिए 1.5 से 2 साल की है। आप पहले फाउंडेशन कोचिंग करते हो, 1-1.5 साल उसमें लगता है, फिर आप प्रीलिम्स देते हो, फिर 3-4 महीने बाद मेंस देते हो, इंटरव्यू देते हो। तो ऑन एन एवरेज, अगर हम एवरेज स्टूडेंट की बात करें, जो हमारे जैसे एवरेज स्टूडेंट थे, उनको 3 से 4 साल लगने थे। तो 3 से 4 साल आपको खुद किसी नई सिटी में स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल रखना, वो एक चुनौती है। पहली चुनौती तो यह है बच्चों के सामने कि भैया पैसा कहाँ से आए, कोचिंग की फीस कहाँ से दें। और आजकल तो फीस में देख रहा हूँ इतनी ज्यादा हाइप्ड है, ओवर हाइप्ड है, एक कंस्ट्रेंट है बच्चों के सामने भी और कहीं ना कहीं पेरेंट्स के सामने भी। दूसरा, इसके बाद सही गाइडेंस। देखो आजकल तो कोचिंग्स का कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है, ढेर सारी कोचिंग्स हैं, एक क्लास में 200, 300, 400 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो वहां एक सही गाइडेंस मिलना, जैसे मुझे तो, अगर मैं अपनी बात बताऊं, शुरू का 1 साल समझने में लग गया कि यूपीएससी की डिमांड क्या है। जब मैं पहला मेंस लिख रहा था, शायद उस समय मैं सोच रहा था, मैं समझ पा रहा था कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी थी। तो 1.5 साल तो इसी प्रोसेस में कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स मुझे पढ़नी चाहिए थी, किस तरीके से पढ़ना चाहिए था। अच्छा, फाइनली में 2012 में सिलेक्ट हुआ, तो जो मेरा तैयारी का टेन्योर था वो 9, 10, 11, 12 था। उस समय इतना ज्यादा इंटरनेट एक्सेस, यूट्यूब चैनल्स, जो आजकल ढेर सारी मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल है जहां बच्चे, ऑब्वियसली बच्चों को फायदा होता है, ये सब नहीं थे। तो हमारे पास फंडामेंटल बुक्स थी, हम लोगों को बुक से पढ़ना होता था। तो किस बुक से पढ़ें, किस बुक से कितना पढ़ें, ये सब समस्याएं आती। तो सही गाइडेंस सबसे जरूरी, एक मेंटर होना चाहिए जो आपका हाथ पकड़ के कहे चलो हम साथ में हैं। सर 2012 में जब आप सिलेक्ट हुए, तब आपके घर का माहौल क्या था? जब आपकी फैमिली को पता लगा कि हमारा बेटा यूपीएससी में निकल गया है, कमिश्नर बनेगा, तब कैसा लगा आपके मम्मी पापा को? मुझे याद है, मैं उस दिन बच्चों की केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। तो हमारा एक स्टूडेंट था, उसकी मदर आईएएस ऑफिसर थी महाराष्ट्र कैडर में, उनका फोन आया मेरे प्लस क्लास में। तो उन्होंने मुझसे कहा, गौरव अपना रोल नंबर बताओ, क्योंकि उसमें नाम भी आता है, नाम गौरव शुक्ला था। तो नाम तो देख लिया था उन्होंने, तो मैंने रोल नंबर बताया। तो सी टोल्ड मी कि आपकी 288 रैंक है। तो रियली आई वॉज वेरी हैप्पी, भाई सपना पूरा हो गया था। सबसे पहले मैंने खबर अपने पापा को दी, अपने पापा को बताया, ही वॉज आल्सो वेरी हैप्पी। मॉम को बताया, तो उन्होंने कहा नहीं, आज तुम तुरंत शाम तक घर आ जाओ। तो मैंने कहा पापा आज तो सब कोचिंग में जाना है, मिलना है, सब लोगों से थोड़ी पार्टी वार्टी कर लेंगे। बोले चलो ठीक है, अच्छा मत आओ। लेकिन वो लोग वहां से चल दिए, और मुझे लग रहा है कि 5-6, लखनऊ से ज़्यादा समय नहीं लगता था, 5 से 7 घंटे। तो जब तक मैं क्लास फ्री करके, जो वहाँ हमारे कोलीग्स थे उनको बता के, थोड़ा केक काट के अपने रूम पे वापस पहुंचा, तब तक पेरेंट्स वहाँ आ गए थे। और उसके बाद मैंने पापा को पहली बार अपने जीवन में उनके आंसू देखे। खुशी के आंसू थे? शायद खुशी के आंसू थे। तो उन्हें मैं बहुत दृढ़ व्यक्ति समझता था। मतलब उससे पहले, मतलब क्लास 12 तक तो मैंने उनकी आंखों में देखा ही नहीं कभी। घर पे ऐसा माहौल रहता था, ऐसा अनुशासन रहता था। लेकिन उस दिन शायद हम लोग, मुझे लगा पहली बार हम लोग अच्छे से गले मिले, और बहुत ही अच्छा लगा। मतलब जो एक होता ना, कहा जाता है कि आप बहुत खुशकिस्मत हो अगर आपके पेरेंट्स मुस्कुरा रहे हैं, और उससे भी ज्यादा खुशकिस्मत हो कि अगर आपको पता चले उस मुस्कुराहट का कारण आप हो। तो उस दिन थोड़ा प्राउड फील हुआ कि ठीक है, जो एक सपना था पापा का बचपन से, क्योंकि वो टीचर थे, तो उनसे भी सोसाइटी एक्सपेक्ट करती थी कि आपके बच्चे अच्छा करें। तो ठीक है, सपना पूरा हुआ, अच्छा लगा। जब आपने नौकरी का पहला दिन ज्वाइन किया, तब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? वो तो डिवाइन एक्सपीरियंस होता है। जब आप यूपीएससी क्वालिफाई कर लेते हो तो लगता है जीवन में जो भी अचीव करना था उस समय, बाद में परिस्थितियां बदलती हैं, आपके अंदर मैच्योरिटी आती है, सपने बदलते हैं, उम्मीदें अपेक्षाएं बदल जाती हैं, आपकी समाज से और समाज की आपसे। लेकिन वो तो डिवाइन डे था जब पहले दिन ट्रेनिंग एकेडमी NADT मैंने इंटर किया, और जो ढेर सारे लोगों से मिला। देखो इससे पहले ठीक है, आप तैयारी कर रहे होते हो, कभी कभी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो सफल अभ्यर्थी हैं बुलाए जाते हैं, आप उनको दूर से देख पाते हो, उनकी बातें सुन पाते हो, और कई बार वो बातें मैनिपुलेटेड होती हैं, कुक्ड होती हैं। लेकिन जब मैं वहाँ गया और मैंने देखा कि 160 ऑफिसर्स और हैं, उनसे मिला, उनसे दोस्ती हुई, तो ढेर सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। कहीं ना कहीं व्यक्तित्व में जो कमियाँ थीं, जो स्किल्स नहीं थी, जो ऑफिसर्स वाले ट्रेट नहीं थे,
तो ढेर सारी चीज़ें मैंने अपने साथियों से सीखी। तो ट्रेनिंग तो बिल्कुल ही डिवाइन एक्सपीरियंस है। क्लास 1 की भारत सरकार ट्रेनिंग बहुत अच्छी कराती है। गौरव सर, आपने जॉब ज्वाइन कर लिया था, आप वहां पर इनकम टैक्स कमिश्नर थे, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको इंस्टीट्यूट खोलना पड़ा? क्या एक मिशन के तहत आपने किया कि देश को हम एक नई पीढ़ी दे रहे हैं? देखिए, कई बार जो आपका भविष्य होता है वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ठीक है, सोचा तो यही था कि अब आईआरएस मिल गया है, तैयारी की जाए, अब देश सेवा की जाएगी। ठीक है, जो भी था, नौकरी की जाएगी कम से कम। लेकिन कुछ परिस्थितियां होती हैं जो कई बार आपके नियंत्रण में नहीं होती हैं। शायद पहले मैं भाग्य को नहीं मानता था, मुझे लगता था कि कर्म से सब कुछ संभव है। लेकिन जीवन में कुछ व्यक्तिगत घटनाएं हुई। अब शायद मैं ना बता पाऊं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप अपने अतीत को भूल जाओ, आगे बढ़ो। मुझसे लोगों ने कहा, मेरे गुरुओं ने कहा, फैमिली मेंबर्स ने कहा। तो कुछ चीजें ऐसी जीवन में घटित हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, बहुत ही गलत थी। खैर, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उनसे उबर पाते हो या नहीं उबर पाते हो। संघर्ष था, 5, 6, 7 साल का लंबा संघर्ष था। बहुत परेशान हुए, कई बार डिप्रेस हुए, कई बार लगा कि शायद अब अच्छा नहीं कर पाएंगे। लेकिन हर बार कुछ लोग थे साथ में, अच्छे थे, जिन्होंने हाथ पकड़ के कहा नहीं तुम कर लोगे। तो जॉब नहीं रही, उसके बाद पढ़ाना शुरू किया। अच्छा, पढ़ाना मुझे शुरू से ही अच्छा लगता था। तो फिर पहले आईआईटी के लिए पढ़ाता था, तो अब मुझे लगा यूपीएससी के लिए पढ़ाना चाहिए। इवन ट्रेनिंग के समय में ही नागपुर में मैंने पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद जॉब के इनिशियल ईयर्स में मैंने दिल्ली में कुछ संस्थानों में पढ़ाया। फिर उसके बाद जब मैं लखनऊ शिफ्ट हो गया, तो लखनऊ में लगभग जितने अच्छे संस्थान थे वहाँ मैंने जो भी सब्जेक्ट थे, पॉलिटी थी, इथिक्स थी, उनकी क्लासेस ली, पढ़ाया। और जब आप लगातार 4-5 साल इस फील्ड में रहते हो और खुद पढ़ते रहते हो तो अनुभव हो जाता है। तो कुछ दिन पहले मुझे लगा कि जहां भी मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूं शायद मैं बच्चों के साथ उतना न्याय नहीं कर पा रहा हूं। ये सपोज मैंने दिल्ली में किसी कोचिंग में पढ़ाया, तो मैंने वहां पॉलिटी पढ़ाई, 1 महीने 2 महीने पढ़ाई, उसके बाद मैं उस संस्थान से चला आया। अब मान लीजिए बच्चे को 2 महीने बाद कोई डाउट होता है, तो हो सकता है मैं अवेलेबल ना हूं। तो मुझे लगा चलो क्यों ना हम ही शुरू करते हैं। तो हमारे कुछ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स थे जो अभी सर्विस में हैं, इसमें से कुछ रेवेन्यू सर्विस में है, कुछ पुलिस सर्विस में है, कुछ स्टेट सिविल सर्विस में है। हम लोगों ने ग्रुप बनाया और डिसाइड किया कि एक नए तरीके से, ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन है इससे अलग, जो एक कोचिंग सिस्टम है उससे अलग, एक नए तरीके से प्रयास किया जाता है कि बच्चों को तैयारी कराई जाती है। और उसी प्रयास के तहत हम लोगों ने लखनऊ में कैपिटल आईएएस इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। भगवान का शुक्र है, और बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। शुरू में काफी अच्छे बच्चे मिले, हमने मेंस का बैच चलाया, बहुत ही हिट हुआ और अब पढ़ा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। कंटिन्यूसली बच्चे आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और डेफिनेटली जैसे लखनऊ के बारे में कहा जाता है, यहाँ से यूपीएससी का रिजल्ट नहीं है। इससे पहले जो भी रिजल्ट लखनऊ के बताए जाते हैं वो बच्चे कहीं ना कहीं बड़े शहरों से पढ़ के आते हैं, खासकर दिल्ली से पढ़ के आते हैं, और उसके बाद लखनऊ में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, अदरवाइज आल्सो। लेकिन डेफिनेट मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि लखनऊ से हम आपको एक प्रॉपर ऐसे बच्चे का रिजल्ट देंगे जिसने लखनऊ में ही पढ़ाई की है। सर, कैपिटल आईएएस से अभी तक यूपीएससी में या फिर यूपीपीएससी में कितने बच्चे अभी तक सिलेक्ट हो चुके देखो, हैं? संस्थान हमारा नया है, बस मैं पुराना हूँ। तो ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेंटरशिप में थे, रेगुलर कांटेक्ट में थे, पर्सनल मेंटरशिप दी, अलग अलग कोचिंग्स में पढ़ाया, वहां मिले। तो बच्चे अगर मैं खुद से एसोसिएट करके देखूं तो ढेर सारे बच्चे हैं, यूपीएससी के भी, यूपीपीसीएस के भी। लेकिन संस्थान क्योंकि नया है, तो ऐसा बच्चा जो जिसने फाउंडेशन कोर्स किया उस संस्थान में, रिजल्ट हमारा आने वाला है, बहुत बम्पर रिजल्ट आएगा। अभी यूपीपीसीएस मेंस हमारे बच्चों ने दिया है, ढेर सारे बच्चों ने लिखा है, और उम्मीद है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जो भी बच्चे यहाँ पर आपके पास में आते हैं सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, आप उनको किस सिस्टम से पढ़ाते हैं? क्या है आपका पढ़ाने का तरीका? देखिए, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि यूपीएससी की तैयारी में सिस्टमैटिक अप्रोच जरूरी है। आप कुछ भी कहीं से भी किसी से नहीं पढ़ सकते। इंपॉर्टेंट एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे 3 स्टेज का एग्जाम है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। अब
जब हम लोग पढ़ते थे हमसे कहा जाता था इंटरव्यू की तैयारी पहले दिन से शुरू होती। ठीक है, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए थोड़ी सिस्टमेटिक अप्रोच अलग है, सिलेबस अलग है, मेंस की तैयारी का तरीका अलग है। अब अगर हम ओवरऑल एग्जाम को देखें तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वेदर इट इज प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। पहली चीज तो सब्जेक्ट मैटर, कि जो भी सब्जेक्ट है, जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है, हर टॉपिक पे आपके पास एक अच्छा 1000-2000 वर्ड्स का राइटअप होना चाहिए। उस राइटअप को आप कंसिस्टेंटली जो भी करंट अफेयर्स हैं उससे अपडेट करते रहिए। सेकेंड स्टेज है आंसर राइटिंग की, कि सपोज आपके पास ग्लोबलाइजेशन पे एक राइटअप है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन का वर्किंग वीमेन पे क्या प्रभाव है। तो हर टॉपिक पे जो भी 10 to 15 क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो क्वेश्चन ऑलरेडी आपने आंसर राइटिंग में लिखे हो। आंसर राइटिंग किसी मेंटर ने चेक की हो, उसने आपको बताया हो कि ठीक है, इंट्रोडक्शन अच्छा है, कंक्लूजन अच्छा है, और अच्छा कैसे कर सकते हैं। एंड द थर्ड स्टेज इज टेस्ट। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट का मतलब ये नहीं है आपने मार्केट से कोई टेस्ट सीरीज परचेज कर ली और आप घर पे बैठ के लिख रहे हो। टेस्ट का मतलब है जो सिमुलेटेड एटमॉस्फेयर है, कि आपको 3 घंटे में डेस्क पे बैठ के स्टॉप वॉच लगा के वो एग्जाम लिखना है। तो 3 स्टेज हैं। पहला, आप सब्जेक्ट मैटर तैयार करिए, कहीं से भी पढ़िए, बुक से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए। नोट्स आपकी हैंड राइटिंग में होने चाहिए। ये नहीं सर हमारे पास इसकी सॉफ्ट कॉपी है, मैं एग्जाम में रिवाइज कर लूंगा, नहीं। जो भी है इट शुड बी रिटन बाय यू इन योर कॉपी, इन योर नोटबुक, बाय योर पेन। ठीक है, आजकल वो डिजिटल पेन यूज कर लेते हैं, लिख लीजिए, लेकिन आंसर राइटिंग लिखा होना चाहिए। सेकेंड, आपकी आंसर राइटिंग। तो हर टॉपिक पे, जैसे अगर हम एक पेपर की बात करें तो अराउंड 40 टॉपिक है मान लीजिए, तो हर टॉपिक पे 10 क्वेश्चन, 400-800 सवाल आपके लिखे होने चाहिए। और उसके बाद आप एक रेगुलर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां आप रेगुलर जाके वीकली 15 दिन में टेस्ट दें। आप यूपीएससी लिखने जा रहे हो मेंस, उससे पहले कम से कम 50 टेस्ट, 40 टेस्ट आपने सिमुलेटेड एटमॉस्फेयर में लिखे होने चाहिए। मैं अगेन रिपीटिंग, सिमुलेटेड एटमॉस्फेयर इज इंपॉर्टेंट। तो 3 चीजें हैं। प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल जैसे यूपीएससी की बात करें तो थोड़ा सा पेपर, जैसा आपने देखा कि ओवरऑल पेपर आपकी पर्सनालिटी कैसी है, कई बार उससे सॉल्व होता है। जैसे यूपीएससी का एग्जाम नॉलेज से ज्यादा, आई एम टेलिंग यू, आपके व्यक्तित्व का एग्जाम है, कि आपने अभी तक जीवन कैसे जिया है, आप कहाँ कहाँ घूमे हो, आप कैसे लोगों से मिले हो, आप किस स्कूल में पढ़े हो। तो अब व्यक्तित्व अब अगर शुरू से ही अच्छा है, जैसे मैं एक अच्छी फैमिली से, सारी फैमिली अच्छी है, लेकिन अच्छी फैमिली में वेल ऑफ फैमिली, कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, बचपन में मैं घूमने यूरोप जाता था, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी पर्सनालिटी ज्यादा डेवलप हुई होगी। अगर नहीं डेवलप है तो डेवलप की जा सकती है, उसे पढ़ा जा सकता है, लेकिन व्यक्तित्व तो आपको विकसित करना पड़ेगा। प्रीलिम्स में जैसे यूपीएससी के पेपर में 100 सवाल है, तो कोई भी 30-35 सवाल से ज्यादा के करेक्ट आंसर एग्जाम में नहीं जानता है। बाकी जो 15 क्वेश्चन आपको करने होते हैं वो आपके व्यक्तित्व से संबंधित है। सिर्फ पीटी है जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, उसी में आपके व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं हो रहा है। आपके व्यक्तित्व का परीक्षण प्रीलिम्स में भी हो रहा है, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण मेंस में भी हो रहा है। तो व्यक्तित्व तो अच्छा बनाइए। अब कैसे बनाएं, तो इसका सबसे आसान तरीका है न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप यूरोप घूम नहीं सकते हो, ठीक है, हम भी नहीं घूमे थे, लेकिन आप न्यूज़पेपर में उसके बारे में पढ़ सकते हो। पढ़िए ज्यादा, बुक्स रीड करिए, नॉवेल्स पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिक्शन पढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है हम कोर्स की किताब पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, अब फिक्शन पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, उनसे भी कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा। न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट। आप पेपर उठा के देखिए 2024 के मेंस के, आपको 50% जो न्यूज़पेपर है वो न्यूज़पेपर से मिलेगा। तो आप अपने आंसर में वैल्यू एडिशन तभी कर पाओगे जब आपने कुछ ऐसी चीजें डाली होंगी जो बाकी लोगों ने नहीं लिखी हैं। सर, इससे पहले एक दौर था जब यूपीएससी में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो है स्टूडेंट्स ज्यादा सिलेक्ट होते थे। अब क्या चल रहा है फिलहाल, किस बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं? देखिए, यूपीएससी जहां तक मुझे लगता है एग्जाम की स्कीम ऐसी है, सिलेबस ऐसा डिफरेंशिएट नहीं करता है। मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं करता है कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, आप ह्यूमैनिटी के हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, क्योंकि जीएस का सिलेबस इनकम्पासिंग है। लगभग सारी स्ट्रीम्स का कुछ उन्होंने दिया। आपने जो भी पढ़ा होगा, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है वो जीएस में हेल्प करेगी, आपने सोशियोलॉजी पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है,
आपने हिस्ट्री पढ़ी है, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी। आपने फिलॉसफी पढ़ी है, आपको हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पहले थोड़ा सा क्या था कि मैथ्स में या जो ऐसे सब्जेक्ट्स है इसमें मार्क्स थोड़े ज्यादा आ जाते थे। तो एक दौर था 1995 2000 के आसपास, जब अचानक से यूपीएससी में जो साइंस ऑप्शन के लोग होते थे, पर्टिकुलरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इवन मेरा भी ऑप्शन केमिस्ट्री ही था, ज्यादा सिलेक्ट होते थे। लेकिन 2010 के बाद खासकर ऑप्शनल एक कर दिया गया है, ऑप्शन की इंपॉर्टेंस वैसे भी कम हो गई है। दूसरा, जीएस का वेटेज बढ़ा दिया गया है, और जीएस सबके लिए एक पैरिटी, एक इक्वल लेवल स्टैब्लिश करता है। तो कोई एज नहीं है, ये पक्का है इंजीनियरिंग के छात्रों को। जो ह्यूमैनिटी के छात्रों ने बिल्कुल ही नहीं सोचना है कि इन्होंने आईटी से बीटेक किया, इनका हो जाएगा। क्योंकि मेरे बैच में अगर मैं आपको कंपोजिशन बताऊं तो 146 लोगों में लगभग 80 लोग ऐसे थे जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से थे। अभी हर साल का आप कंपोजिशन देख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर देखो कहीं ना कहीं आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है उस पर तो निर्भर करेंगी ये चीजें। अब अगर आपने आईटी से बीटेक किया है तो ये बात तो पक्की है कि आपके अंदर मेहनत करने की लगन है, आपके अंदर मेहनत करने की इच्छा है। भाई आईटी तो क्वालिफाई किया है ना आपने, तो मेहनत तो वो चीज कंटिन्यू अगर आप करोगे तो आप जल्दी सिलेक्ट हो जाओगे। सर भाषाओं का क्या है, हिंदी या अंग्रेजी से कोई परेशानी आती है क्या, भाषाओं में कोई ऐसा? देखो, अब इस पे हो सकता है बहुत लोग मुझे क्रिटिसाइज करें, आलोचना करें, लेकिन फैक्ट स्पीक्स। जो फैक्ट्स हैं वो बोलते हैं। अगर आप यूपीएससी का रिजल्ट देखोगे तो डेफिनेटली इंग्लिश मीडियम के छात्र ज्यादा सिलेक्ट होते हैं। अब उसके कारण क्या है? तो देखो, सबसे बड़ा कारण तो ये कि एस्पिरेंट्स ज्यादा हैं इंग्लिश मीडियम के। हमारे जो साउदर्न स्टेट्स हैं, अदरवाइज आल्सो जो मैक्सिमम बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम के हैं। हिंदी माध्यमिक भाषा जो बच्चे उनकी संख्या कम है। दूसरा, अगर आप अच्छे मेंटर्स देखोगे वो भी इंग्लिश मीडियम में है। सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा, जो स्टडी मटेरियल है, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं या जो भी आप बुक्स पढ़ते हो, कोचिंग के नोट्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर। हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ सबसे बड़ी समस्या अच्छा न्यूज़पेपर नहीं, तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिर उसे ट्रांसलेट करते हैं या किसी कोचिंग पे निर्भर होते हैं। तो ये चैलेंजेस है हिंदी मीडियम के सामने, और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं जो प्रतिशत है हिंदी मीडियम के छात्रों का वो कम है। अब इस समस्या से निकला कैसे जाए? तो अगर अभी आप प्रिपरेशन के शुरुआती स्टेज, देखो कई बार हमें ऐसा लगता है, जैसे मैं कई बच्चों से मिला तो मैंने उनसे पूछा कि तुमने बीएससी की हुई है लेकिन हिंदी मीडियम क्यों ले लिया? आपने बीकॉम किया हुआ, इवन बीटेक किए हुए कई बच्चे मुझे मिले जिन्होंने हिंदी मीडियम लिया हुआ था। तो मुझसे कहा, सर मुझे लगता है कि मैं हिंदी में अच्छा सोचता हूं तो हिंदी में अच्छा लिख पाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अगर आप हिंदी में सोचते हैं तब अंग्रेजी में भी अच्छा लिख लेंगे। मैक्सिमम 1-2 महीने का गेम है। और देखो, कई बार हमें नदी के साथ तैरना पड़ता है। तो अगर मुझे लग रहा है कि इंग्लिश मीडियम के कुछ फायदे हैं और मैं खुद को कन्वर्ट कर सकता हूं, एग्जाम लंबा है, एक दिन का एग्जाम नहीं है, आपको 2 साल पढ़ाई करनी है। तो अगर शुरू के 1 या 2 महीने हम एफर्ट डाल देते हैं और हम खुद को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको इंग्लिश मीडियम में खुद को कन्वर्ट कर लेना चाहिए। एक बार फिर से कह रहा हूँ, लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, जो हिंदी भाषा के छात्र हैं उन्हें भी थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील हो रहा होगा। आपको डिमोटिवेटेड फील होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अब उस स्टेज से आगे निकल चुके हो, आप हिंदी मीडियम ले चुके हो। तो जब आपने डिसाइड कर लिया है, अब आपको इसमें अच्छा करना है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया है। डिसाइड नहीं किया है तो आप एक प्रयास दे सकते हैं इंग्लिश मीडियम को। अच्छा, रही बात यूपीएससी की, तो कई बार लोग ये भी कहते हैं कि यूपीएससी डिफरेंशिएट करता है। तो उसमें मैं 100% श्योर हूं कि यूपीएससी डिफरेंशिएट नहीं करता है, डिफरेंशिएट सरकम चांस करते हैं। अच्छा मटेरियल नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स ऑफ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मैं एक जनरल बात कह रहा हूं, मैं किसी शिक्षक के लिए कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। हिंदी मीडियम में भी बहुत महान महान शिक्षक हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। कुछ के नाम आप जानते, बहुत महान शिक्षक है। इवन हम तो मतलब उनसे अभी भी सीखते हैं, डेली उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके वीडियोस देखते हैं, उनसे सीखते हैं। बहुत बहुत अच्छे शिक्षक हैं। लेकिन अगर हम एक जनरल मतलब एक लार्ज सम देखें, ज्यादा टीचर्स देखें, तो आपको, और इस बात से बच्चे भी सहमत होंगे, हो सकता है मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, सहमत इस बात से आप जरूर होंगे कि जो लार्ज जंक है टीचर्स का वो इंग्लिश मीडियम का है। हिंदी मीडियम में जो आपको टीचर्स मिलते हैं वो जनरली बाइलिंगुअल टीचर्स हैं। समस्या होती है, लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम है। देखो, ये बात मैं कहना भूल गया, आप जो चीज इंग्लिश में 5 वर्ड्स में लिख दोगे, हिंदी में आपको 12 वर्ड्स लगेंगे। और ये एग्जाम वर्ड्स का है, यहाँ वर्ड्स फिक्स हैं, 150 वर्ड्स में लिखना है, 250 वर्ड्स में लिखना है। तो कई बार ऐसा होता है कि हिंदी में हम 150 वर्ड्स में ज्यादा नॉलेज दे देते हैं, इंग्लिश में हिंदी में हम उतनी नॉलेज नहीं दे पाते हैं।
तो चैलेंजेस तो हैं हिंदी मीडियम के सामने, लेकिन फिर भी ढेर सारे लोग हिंदी मीडियम में सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मेहनत का कोई मुकाबला नहीं है। अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, आप मेहनत कर सकते हो, तो मीडियम आपके लिए बैरियर नहीं बनेगा। अभी सर आपने मेहनत की बात बोली और दृढ़ संकल्प की बात बोली। आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे भी मिलते होंगे जो हिम्मत हार जाते हैं बीच में, एक बार नहीं कर पाए, सेकंड अटेम्प्ट भी चला गया, थर्ड भी चला गया, तो आप उन पर कैसे जोश भरते हैं, कैसे उनसे मैं एक लाइन बोलता हूँ कि कई बार ताला जैसे चाबी का गुच्छा होता है ना, तो कई बार जो ताला है वो आखिरी चाबी से खुलता है। आप खोलते रहिए 20 चाबी है, 19 चाबी से नहीं खुलेगा, फिर 20वीं चाबी से गुच्छा खुलेगा। मेहनत करते रहिए। और मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं कि जो भी लोग मेरे साथ तैयारी कर रहे थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, ठीक है आईएएस नहीं बन पाए, ग्रुप ए में नहीं सिलेक्ट हो पाए, लेकिन आज सारे लोग कहीं ना कहीं जीवन के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये तैयारी आपको ये तैयारी ही आपको एक प्लेटफॉर्म दे देती है, आपको एक अच्छा नागरिक बनाती है, आपको एक अच्छा मानव बनाती है, आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाती है। आपके अंदर स्किल्स, आप सारी चीजें पढ़ते हो, हिस्ट्री आप जान जाते हो, ज्योग्राफी जान जाते हो। तो ढेर सारे लोग जो सिलेक्ट नहीं हो पाया आज फॉरेस्ट सर्विस में है, आज स्टेट पीएससी में है, और अदरवाइज ढेर सारे लोग अध्यापन के व्यवसाय में हैं। तो जिसने मेहनत की है, जिसने इस रास्ते को छोड़ा नहीं है, वो आज 100% अच्छा कर रहा है। तो समय लग सकता है। तो सर इसमें एक दिन में कितना घंटा हमको अपनी तैयारी में देना चाहिए? देखिए, इन सवालों के बसंत जी कोई जवाब नहीं होते हैं, व्यक्ति की क्षमता पे निर्भर करता है, व्यक्ति का बाकी क्या एंगेजमेंट है उस पर निर्भर करता है। अगर आप जॉब कर, देखो मेरे हिसाब से जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपके मस्तिष्क में जो प्राइमरी गोल, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो आप अपने सारे कार्य इस तरीके से करें कि वो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन को हेल्प करे। अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो कोशिश करिए ऐसी नौकरी चुनिए जो आपकी तैयारी से संबंधित हो। या शायद मैंने उस समय डिसीजन बहुत अच्छा लिया, मैंने फिटजी में पढ़ाना शुरू किया, तो फिटजी में केमिस्ट्री पढ़ाता था, उससे मेरा केमिस्ट्री ऑप्शनल तैयार हो गया। आप जॉब नहीं कर रहे हैं, बाकी बिजनेस कर रहे हैं, तो कोशिश ये करिए कि जो भी आप एक्टिविटी करें उससे कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को फायदा हो। सर ये जो आप बच्चे हैं आजकल जो कोशिश कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें ग्रामीण और शहरी क्या रेशियो है दोनों के बीच में? क्या ग्रामीण बच्चे भी इसके लिए? देखिए ऑब्वियसली नहीं, बिल्कुल, और ग्रामीण बच्चे बहुत सेलेक्ट भी हो रहे हैं। ढेर सारे हमारे संस्थान में ग्रामीण बच्चे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और देखिए, मैं आपको जो पहला यूपीएससी का रिजल्ट दूंगा वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे का ही दूंगा, नाम नहीं लूंगा अभी, लेकिन बहुत होशियार बच्चा, बहुत मेहनती है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि शहरी क्षेत्र में कहीं ना कहीं अगर हम क्लास 12 तक देखें तो एजुकेशन की जो फैसिलिटी है वो अच्छी है, तो बच्चे की पर्सनालिटी अच्छी डेवलप होती है। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा आके मेहनत करे तो वो भी उस व्यक्तित्व को पा सकता है। और 2-4-5 महीने की पढ़ाई है। देखिए, होशियार वही है जो पढ़ लेता है। अगर मैं कहूँ कि 2 बच्चों में ये बच्चा होशियार है, तो वो होशियार सिर्फ इसलिए है कि उसने पिछले 2-3-4 साल पढ़ाई की है। तो अगर आपका 12th आपने, ठीक है, किसी उतने सो कॉल्ड जो बहुत फेमस स्कूल है वहां से नहीं किया है, ग्रेजुएशन भी आपने एक हम्बल बैकग्राउंड से किया है, तो अब शुरू कर दीजिए। अब 2 साल दे दीजिए जीवन को, अब 3 साल दे दीजिए। आप देखिए जितने भी आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आप देखिए आपको मैक्सिमम बहुत हम्बल बैकग्राउंड से मिलेंगे कि जिन्होंने बहुत कम परसेंटेज से बैचलर्स किया होगा, बहुत अच्छा नहीं किया होगा एकेडमिक्स में, लेकिन वो ये जब जागो तब सवेरा। तो गौरव सर, आपके अनुभवों का आपके जो स्टूडेंट्स हैं कितना लाभ उठा पा रहे हैं? मुझे तो लग रहा है पूरा उठा रहे हैं। मैं तो हर समय उनको टोकता रहता हूँ, जो भी अपने व्यक्तिगत अनुभव बताता रहता हूँ। और बच्चों से ना यहाँ दोस्ती सी है, उनके साथ खाना भी खा लेता हूँ, उनके साथ घूमने भी चला जाता हूँ, उनके साथ बैठ भी जाता हूँ, हंसी मजाक भी कर लेता हूँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें टीचर से ज्यादा हो सकता है मुझ में एक फैमिली मेंबर दिखता हो सकता है मुझ में एक दोस्त दिखता हो। क्योंकि जब आप दोस्त होते हो किसी के, तो वो अपनी कमियां, जो उसके अंदर डर है, वो भी आपको बता देता है। कई बार टीचर के सामने बच्चा झिझकता है, अपने डर नहीं बता पाता है, सही कारण नहीं बता पाता है वो कल क्लास क्यों नहीं आया, वो आपको झूठ बोल देगा। लेकिन जब आप एक दोस्त के रूप में होते हो तो बच्चा आपसे सच बोलता है। तो मैं उम्मीद यहाँ पे यही करता हूँ कि बच्चा मुझसे सच बोले, और मैं इस बात को पर बहुत गर्वान्वित भी हूँ कि यहाँ बच्चे मुझसे झूठ नहीं बोलते हैं। सर कोई बच्चा जो किसी भी इंस्टीट्यूट में फिलहाल कोचिंग नहीं ले रहा है, उसको यूपीएससी करना है, उसके लिए गौरव शुक्ला जी की तरफ से 2 शब्द क्या होंगे? देखिए, अगर आप कहीं देखिए सुनिए, कोचिंग मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसेंशियल है, अनिवार्य नहीं है,
लेकिन ऑब्वियसली आपको कम्पीट उन लोगों से करना है जो कहीं ना कहीं कोचिंग या मेंटरशिप ले रहे हैं, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, उन लोगों से आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं फिर कह रहा हूँ डेडिकेशन। अदरवाइज इस समय ढेर सारे ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करिए, अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है तो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करिए। हालांकि कई बार ऑनलाइन से उतना फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। यहाँ टीचर जब तक आपकी कॉपी देखेगा नहीं, टीचर जब तक आपको बैठ के बताएगा नहीं, उतना फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन कुछ ऑनलाइन जो कोचिंग्स हैं वो भी अच्छी स्टूडेंट सर्विसेज दे रहे हैं। तो प्रयास करिए, अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है, टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं है, तो कोचिंग ज्वाइन करिए। अब फिर यहाँ बहुत सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज हो सकता है करें और मुझे एग्जाम्पल दे कि इन्होंने बिना कोचिंग के सफलता प्राप्त की। ठीक है, ऐसे लोग हैं, लेकिन शायद वो कोचिंग करते तो एक साल पहले सिलेक्ट हो जाते हैं, शायद वो कोचिंग करते तो और अच्छी रैंक ले आते। तो मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि अगर आपके पास फाइनेंशियल या टाइम या रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट नहीं है तो कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। सर, आजकल कॉमर्शलाइजेशन हो चुका है कोचिंग सेंटर्स का भी, और यूपीएससी के नाम पर लोग बहुत बड़ा बिजनेस भी कर रहे हैं, उसके लिए आपकी क्या सोच है? अच्छा है, ठीक है, टीचर्स को अच्छी सैलरी मिल रही है, सबसे अच्छी बात तो यही है। तो ढेर सारे लोग जो यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे आज पढ़ा रहे हैं, एंड बिग थैंक्स टू दिस कारपोरेट्स कि एटलीस्ट उन टीचर्स को अच्छा पे कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। लेकिन बस थोड़ा सा जो कनेक्ट वाली चीज़ है वो मिसिंग है। तो इन संस्थानों से यही आग्रह खैर मैं उनसे क्या करूँगा, वो हमसे बहुत आगे हैं, हमसे हज़ारों गुने बच्चे पढ़ा रहे हैं। लेकिन यह है कि मुझे जो व्यक्तिगत रूप से लगता है कि बच्चों से कनेक्ट थोड़ा सा बढ़ाएं पर्सनल में, क्योंकि बच्चा जब आता है तो बहुत भोला होता है, वो ग्रेजुएशन करके आया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आया होगा, अदरवाइज सोसाइटल लेवल पे बहुत मैच्योर होगा, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह है, तो उसे बच्चे की तरह ट्रीट करें। सर, आप सिस्टम में रहे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट आप थे, तो सिस्टम को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उस सिस्टम को सही करने के लिए आप जो नई पौध देश के लिए तैयार कर रहे हैं, उसमें क्या संस्कार भर रहे हैं आप? देखिए, सिस्टम में सुधार की तो हमेशा गुंजाइश रहती है, लेकिन ऐसा नहीं हमारा सिस्टम खराब है। हम लोग लगातार अच्छा कर रहे हैं। आप इकोनॉमी देखिए, फॉरेन अफेयर्स देखिए, भारत लगातार अच्छा कर रहा है, और इसका कारण कहीं ना कहीं हमारी ब्यूरोक्रेसी है। और एक जो जनरल परसेप्शन है कि ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है, आई एम टेलिंग यू कि मोर देन 95% ब्यूरोक्रेट्स आर ऑनेस्ट। ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ ब्लैक हॉर्स, कुछ लोग गलत हैं, तो उन चीज़ों को दूर करना चाहिए। सरकार भी प्रयास कर रही है। जैसे पहले क्या होता था, सैलरी वगैरह जो भी अलाउंसेस थे उतने ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन अब अच्छी सैलरी मिल रही है, सरकार अच्छी सुविधाएं देती है, तो अब लोग उतना प्रोन टू करप्शन नहीं है। अब कुछ लोग तो हैं, ठीक है, तो उनको सिस्टम ही बाहर कर देगा। जहां तक यूपीएससी की बात है, इन्होंने इथिक्स का पेपर जोड़ा है। अब इथिक्स में ठीक है, हो सकता है आप अनइथिकल हो, लेकिन पढ़ने के बाद चीजें समझ में आना शुरू हो जाती हैं कि गलत है। जब मैंने नॉक इफेक्ट बताया था आपको, तो यहाँ पेपर जब भी आप कोई गलत निर्णय लेते हो, नॉक तो होता है, सर ने तो ऐसे पढ़ाया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। सर, पूरे देश में जो भी बच्चे यूपीएससी की फिलहाल तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने की सोच रहे हैं, या जो पेरेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं उनका बच्चा यूपीएससी क्रैक करे, उनको आपकी तरफ से यानी कि गौरव शुक्ला जी की तरफ से क्या मैसेज है? देखिए, मैसेज तो एक ही है कि हर बच्चे में वो सामर्थ्य है कि वो यूपीएससी क्वालिफाई कर सकता है। जरूरत है प्रतिबद्धता की, डेडिकेशन की, कंसिस्टेंसी की और कंटिन्यूटी की। सिर्फ इन 3 चीजों पे फोकस करिए। बिल्कुल मत सोचिए कि 10th में मेरे मार्क्स कितने थे, मैं इस इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ा हूँ, मेरे चाचा के लड़के तो उस इंस्टीट्यूट से पढ़े थे, आईआईटी से पढ़े थे, जब वो नहीं क्वालिफाई कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। शायद उनके अंदर डेडिकेशन की कमी रही होगी। तो आप अपने अंदर अनुशासन, डिसिप्लिन से ही डेडिकेशन भी आ जाएगा, कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी और कंटिन्यूटी भी आ जाएगी। इन 3 मूल्यों को जागृत करिए। डेली कहिए कि मुझे डिसिप्लिन रहना है, मुझे डेडिकेटेड रहना है। हर बच्चा आई मीन इट, हर बच्चा यूपीएससी क्वालिफाई कर सकता है। धन्यवाद सर, आपने अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के माइंडस्केप इंडिया को टाइम दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम और हमारे सारे दर्शक। तो दोस्तों, ये थे गौरव शुक्ला जी, जो कैपिटल आईएएस के फाउंडर हैं और एक्स ब्यूरोक्रेट हैं।
ये यहाँ पर अपने कोचिंग सेंटर में सैकड़ों बच्चों को देश के लिए भावी ब्यूरोक्रेट्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हम सबकी इनके लिए प्रार्थना है ईश्वर से कि ये अपने मिशन में कामयाब हों, ताकि हमारे देश को आने वाले समय में नया सिस्टम मिल सके, नए ब्यूरोक्रेट्स मिल सके, नए ऑफिसर्स मिल सके, ताकि हमारा देश इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहे, प्रगति करता रहे, ऑनेस्टी के साथ। थैंक यू।